हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। हिमालय के निर्माण के लगभग टॉपिक हम पूरा पढ़ चुके थे, कवर कर चुके थे। 2 छोटे फैक्ट समझते हैं आज हम लोग कि हिमालय जो है, हिमालय में भूकंप का कारण क्या है? हिमालय में इतना भूकंप क्यों आता है? भूकंप का कारण, देखिए, ये हमारा टॉपिक है हिमालय में भूकंप का कारण। हिमालय में भूकंप क्यों आते हैं? उसके मेजर रीजन में अगर हम देखें तो आपको दिखाई देगा कि जो भारतीय प्लेट है, आपको इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने समझाया था कि भारतीय प्लेट ना, इसकी जो डेंसिटी है ये ज्यादा है, इसलिए इसमें क्षेपण होता है। भारतीय प्लेट का घनत्व तो ज्यादा है, इसलिए ये नीचे जाती है, इसमें क्षेपण होता है। तो हम कहेंगे भारतीय प्लेट, प्लेट में होता है क्षेपण। भारतीय प्लेट में कौन सी घटना देखने को मिलती है? क्षेपण होती है ना। और इसके साथ साथ जो यूरेशियन प्लेट है, इसमें वलन होती है क्योंकि डेंसिटी कम होती है। यूरेशियन प्लेट में वलन होती है। प्लेट में एक प्रक्रिया होती है वलन, माने उसमें उभार उठता है, ये प्रोसेस होता है। अब जब ये प्रोसेस होगा तो इससे क्या होता है कि जो भूपटल है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जैसे आपको मैंने स्ट्रक्चर में समझाया था कि ये भारतीय प्लेट है और यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट है। भारतीय प्लेट नीचे की तरफ डाउन होती है और ये इसमें जो होता है, ये इसमें स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसमें वलन बनता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो भूपटल है, इतनी बड़ी प्रोसेस हो रही है और कंटिन्यू हो भी रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो जो भूपटल है अपना, इसमें एक अव्यवस्था पैदा होती है, एक व्यापक अव्यवस्था पैदा होती है। और यही जो व्यापक अव्यवस्था है, व्यवस्था, ये जो व्यापक अव्यवस्था है, यही बनती है भूकंप का कारण। यही किसका रीजन बनती है? भूकंप का। तो यानी हम स्पष्ट शब्दों में कहें कि भूकंप क्यों आता है, तो भूकंप इसीलिए आता है क्योंकि हमारी ये जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों में, भारतीय प्लेट में क्षेपण का प्रोसेस होता है और यूरेशियन प्लेट में जो होता है ये वलन होता है। इसके कारण से यहाँ की ये जो भू प्रॉपर्टी है, भूपटल है, इस भूपटल में एक अव्यवस्था मचती है, हलचल मचती है, जिसके कारण भूकंप आता है। मेजर रीजन आप ये ध्यान रखें। दूसरी चीज, दूसरा जो इसमें हमको फैक्ट समझना है, वो ये समझना है कि जो हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ ज्वालामुखी नहीं आते हैं। तो हिमालय के क्षेत्र में ज्वालामुखी नहीं आता। यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं आता। तो ज्वालामुखी ना आने के पीछे क्या कारण है? ना आने के पीछे कारण, ये ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से यहाँ ज्वालामुखी नहीं आते भाई? चलिए समझते हैं इसको भी हम। तो ज्वालामुखी ना आने के पीछे का रीजन ये है, तो भैया के पीछे का जो रीजन है ना, ये जैसे मैंने अभी बताया कि भारतीय प्लेट में क्षेपण हो रहा है। ये जो क्षेपण की दर है, ये बड़ी स्लो है। क्षेपण की दर जो है ये बहुत धीमी है। और जब क्षेपण की दर बहुत धीमी होगी तो इससे जो, जैसे ये जब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जब नीचे जाता है तो ये मैग्मा के संपर्क में आता है और इससे मैग्मा का निर्माण होता है। तो इसका मतलब ये, हम ये कह सकते हैं कि जब ये क्षेपण की दर बहुत धीमी है तो इसकी वजह से यहाँ जो मैग्मा बनती है, इस मैग्मा का निर्माण बहुत धीमा होता है। मैग्मा का निर्माण ये बड़ा धीमा होता है। और मैग्मा का निर्माण बहुत धीमे होने की वजह से, और साथ साथ जो आपका यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन यूरेशियन प्लेट की मोटाई काफी ज्यादा है। यूरेशियन प्लेट की मोटाई काफी ज्यादा है। इस वजह से अब यहाँ जो मैग्मा का निर्माण हुआ, मैं स्ट्रक्चर से आपको समझाता हूँ। देखिए, ये अपनी भारतीय प्लेट और ये अपनी यूरेशियन प्लेट। भारतीय प्लेट जा रही है नीचे, इसका नीचे हो रहा है क्षेपण और इसमें हो रहा है वलन, यानी ये यहाँ पे हिमालय का निर्माण कर रही है। अब नीचे क्या है? नीचे यहाँ पे अंदर जाने के बाद यहाँ मैग्मा है। अब ये बहुत धीमे धीमे इसका क्षेपण हो रहा है, तो ये नीचे मैग्मा के कांटेक्ट में बहुत धीमा आ रहा है। इसका मतलब इसको पिघला करके मैग्मा बनने का प्रोसेस भी बहुत धीमा है। और उसके साथ साथ यहाँ ये जो आपका यूरेशियन प्लेट है, इस यूरेशियन प्लेट की मोटाई ज्यादा है। अब यहाँ बनने वाला मैग्मा उतना पावरफुल है भी नहीं कि ये इसको फाड़ करके बाहर आ सके। इसी वजह से यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं आता। स्पष्ट हुआ? तो ये 2 टॉपिक ध्यान रखेंगे, बेसिक बातें थी। अब जैसा कि अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि हिमालय को हम 2 भागों में बांटते हैं। हिमालय को एक भाग में हम बांटते हैं
जिसे कहते हैं ट्रांस हिमालय, और एक को कहते हैं हम लोग मुख्य हिमालय। अब हम डिटेयली पढ़ेंगे कि ट्रांस हिमालय में कौन-कौन सी प्रमुख घाटियाँ हैं, कौन से दर्रे हैं और कौन से मैदानी भाग हैं, सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। देखिए, तुम्हारा टॉपिक है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। ठीक से समझते हैं ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मैंने बताया था कि 3 आपको हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बारे में जानना होगा। एक तो आपको मैंने बताया था काराकोरम हिमालय, जो काराकोरम हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, हिमालय। दूसरा है लद्दाख हिमालय, लद्दाख हिमालय। और तीसरा है आपका जास्कर हिमालय। ये 3 हिमालय हैं और यही 3 हिमालय कहलाते हैं ट्रांस हिमालय, है ना? अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय में कौन-कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है? तो चोटियों को देखते हैं, ट्रांस हिमालय की चोटियाँ। देखिए, ये अपने इंडिया का नॉर्दर्न साइड हो गया। अब यहाँ समझो आप लोग, अब यहाँ आप समझो कौन-कौन सी चोटियाँ कहाँ हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ आप ये जो लोकेशन देख रहे हैं, मैं आपको उससे पहले इंडिकेट कर दूँ। ये जो आप देखते हो, ये आया आपका काराकोरम हिमालय। इसके नीचे यहाँ जो देखते हो, ये लद्दाख हिमालय, और उसके बाद यहाँ जो देखते हैं आप सब, ये सब है जास्कर हिमालय, ठीक है? तो ये हो जाता है आपका काराकोरम हिमालय, ये हो जाता है काराकोरम हिमालय, और ये हो जाता है आपका लद्दाख हिमालय, और ये हो जाता है आपका जास्कर हिमालय। ये तीनों हिमालय हो गए। अब इन तीनों हिमालय में जो चोटियाँ हैं, ये कहाँ-कहाँ हैं और कौन सी चोटियाँ महत्वपूर्ण है, आइए बात करते हैं इन पे हम। देखिए, सबसे पहले काराकोरम में यहाँ एक चोटी पाई जाएगी, और इस चोटी का नाम है माउंट कीटू। इस चोटी का नाम है माउंट कीटू। इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन इसी का नाम है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है? तो ये जो हिमालय है, इसको हम सब कहते हैं काराकोरम हिमालय, और ये काराकोरम हिमालय का कौन सा चोटी है? माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन। इसके बाद इसी के ठीक नीचे यहाँ पाई जाती है दूसरी दूसरी चोटी, यहाँ पे। ये कलर तो विजिबल ही नहीं भाई। यहाँ पे पाई जाती है अगली चोटी, और इस अगली चोटी का नाम है, इसका नाम है गसेर ब्रुम। गसेर ब्रुम इस चोटी का नाम है। और इसके बाद जो ये जगह आप देख रहे हैं, ये यहाँ एक चोटी पाई जाती है, और इस चोटी का नाम है मासेर ब्रुम। मासेर ब्रुम। और उसके बाद यहाँ एक चोटी पाई जाती है, और ये सारी चोटियाँ ट्रांस हिमालय के ही हैं। इसका नाम है हरमोश। हरमोश, ठीक है? अब उसके बाद एक चोटी यहाँ पाई जाती है, और इस चोटी का नाम है राका कोशी। राका कोशी। और एक यहाँ पाई जाती है, एक यहाँ पे भी पाई जाती है, इस जगह पे।
और इसका नाम है, सॉरी, ये जो आप देख रहे हो, ये राकाकोशी, यहाँ पे ये राकाकोशी, सॉरी, ये है राकाकोशी हिमालय या राकाकोशी चोटी। राकाकोशी ये है। और यहाँ पे जो चोटी है, यहाँ पे लद्दाख के इस वाले हिस्से में, इस चोटी का नाम है गरला मांधता। गरला मांधता। और एक चोटी यहाँ पाई जाती है, थोड़ा सा और ऊपर होगा, इसका नाम है कामेत। तो कुल इतनी चोटियां पाई जाती हैं आपके ट्रांस हिमालय में। ये महत्वपूर्ण चोटियां, सबसे ज्यादा इन्हीं पर ध्यान रखना है हमें। अब इन चोटियों में देखें, काराकोरम हिमालय को एक एक को अपडेटली समझते हैं। ये ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय की चोटियां आ गई। अब हम देखते हैं काराकोरम को, फिर लद्दाख को, फिर जास्कर को, एक एक को पढ़ते हैं। अब इतना फटाफट आप स्क्रीन शॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लो। देखिए, अब देखते हैं हम लोग काराकोरम हिमालय। काराकोरम हिमालय, देखिए काराकोरम हिमालय है कहाँ पे? तो ये लद्दाख के, लद्दाख के एक जगह है संगराज। ये लद्दाख के संगराज में स्थित है। संगराज में स्थित है। स्थिति नहीं भैया, स्थित यार, यहाँ पे स्थित है ना? और इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें, इसकी औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर की, है ना? ये ओवरऑल हाइट की बात नहीं हो रही, ये औसत ऊंचाई की बात हो रही है। मतलब काराकोरम हिमालय में जितने भी पहाड़ियां हैं, जितने भी चोटियां, उन सबको मिलाकर के बात हो रही है। और इसमें 23 ऐसी चोटियां हैं जिनकी हाइट 7500 मीटर से ज्यादा की, है ना? 7500 मीटर से ज्यादा की हाइट वाले 23 चोटियां काराकोरम में है। अब ये काराकोरम हिमालय में कुछ ग्लेशियर और कुछ हिमनद भी पाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से ग्लेशियर हैं? ग्लेशियर, तो इसमें पाए जाते हैं एक तो सियाचिन का ग्लेशियर या सियाचिन हिमनद, सियाचिन। और इसमें पाए जाते हैं वियाको, वियाफो, वियाफो। और एक ग्लेशियर काराकोरम में पाया जाता है बोल्टेरो, बोल्टेरो। ये तीन प्रकार के काराकोरम हिमालय में पाए जाते हैं ग्लेशियर। और इसके बाद काराकोरम में, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें, तो काराकोरम की जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, वो है केटू, माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। इसे जो आप देख रहे हो, ये काराकोरम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और इस ऊंची चोटी के बारे में दो फैक्ट और याद रखेंगे हम सब। और वो फैक्ट ये है कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, भारत की सर्वोच्च चोटी भी यही है। काराकोरम हिमालय की सर्वोच्च चोटी केटू है भी, उसके साथ साथ भारत की सर्वोच्च चोटी ये भी है, और विश्व की ये दूसरी बड़ी चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना? ये दो फैक्ट ध्यान रखेंगे। और ये जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये प्रेजेंट टाइम में जो पाकिस्तान की जगह है वहां पे है ना? प्रेजेंट टाइम में केटू जो है, ये पाकिस्तान में है। अब देखते हैं कि काराकोरम में कौन कौन सी घाटियां पाई जाती हैं। तो काराकोरम हिमालय में जो घाटियां पाई जाती हैं, उनमें है, एक तो फिगर से देखते हैं उसको।
ये हो गया भारत अपना। और इसमें देखो एक घाटी यहाँ पाई जाती है जिसको कहते हैं नुब्रा घाटी। सॉरी, नुब्रा यहाँ पे, इसको कहते हैं हम लोग नुब्रा घाटी। और यहाँ पे जो घाटी पाई जाती है इसको कहते हैं हुंजा घाटी। हुंजा घाटी एक घाटी पाई जाती है यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं सिगार घाटी। तो ये पाई जाती हैं काराकोरम हिमालय की घाटियां। अगर हम काराकोरम में मैदानी भागों के बारे में बात करें कि काराकोरम में कौन कौन सी मैदानी हिस्से पाए जाते हैं, मैदानी भाग कौन कौन से, तो दो तीन नाम याद रखेंगे। एक तो पाया जाता है देपसांग, देपसंग भी लिखा जाता है लेकिन देपसांग ध्यान रखेंगे। तो देपसांग का मैदान काराकोरम हिमालय में पाया जाएगा। इसके बाद अक्साई चीन है, अक्साई चीन, अक्साई चीन का जो मैदान है वो भी काराकोरम में पाया जाएगा। और एक लिगविंज है, लिगविंज, लिगविंज का जो मैदान है ये भी काराकोरम हिमालय में पाया जाएगा। तो काराकोरम हिमालय से रिलेटेड इतना फैक्ट सफिशिएंट, इतना आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं लद्दाख हिमालय को। लद्दाख हिमालय, देखिए लद्दाख हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई ये है 5800 मीटर। तो लद्दाख हिमालय की औसत ऊंचाई 5800 मीटर। लद्दाख हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी ये है राकाकोशी, राकाकोशी। और ये कहाँ है, तो ये प्रेजेंट टाइम में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें एक जगह गिलगित बलिस्तान, गिलगित बलिस्तान, बलिस्तान। अरे यार बलिस्तान कैसे लिखा जाएगा भाई, गिलगित बलिस्तान। तो गिलगित बलिस्तान की जगह में राकाकोसी प्रेजेंट टाइम में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे अवेलेबल है ना। और इसके बाद अगला हम देखते हैं जास्कर हिमालय। जास्कर हिमालय, जास्कर हिमालय में ध्यान रखेंगे हम लोग कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी ये है कामेत, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है, कामेत है। आज के टॉपिक में हमने खत्म किया है ट्रांस हिमालय। अब कल हम लोग पूरा मुख्य हिमालय, और मुख्य हिमालय में आपको पता है कि तीन हिमालय हैं, है ना। एक को आप लोग कहते हो शिवालिक हिमालय, दूसरे को कहते हो मध्य हिमालय, और तीसरे को कहते हो बृहत हिमालय। तो ये तीन हिमालय हम लोग पढ़ जाएंगे। उसके बाद ये जो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है ये समाप्त हो जाएगा, फिर हम अगले स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।